सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहे होंगे आप लोग। ऐसी मैं आप लोगों से आशा रखता हूं, विश्वास रखता हूं। आज के इस सेशन में हम सेकंड प्री रीड, आप सब जानते हैं कि हम साप्ताहिक प्री रीड इंग्लिश का आयोजन करते हैं, जिसमें राजस्थान भर से अभ्यर्थी भाग लेते हैं और अपनी स्तर का, अपनी स्थिति का आकलन करते हैं और फिर उसमें सुधार करते हैं। तो ये सेकंड प्री रीड है। नेक्स्ट जो प्री रीड होने वाला है वो 27 अप्रैल को होगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन चालू है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं दिए हुए नंबर पे। अब हम इसको शुरू करते हैं और जो पहला क्वेश्चन है वो अनसीन पैसेज से है। आप सब जानते हैं कि अनसीन पैसेज से 5 क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे और वे 5 क्वेश्चंस कॉनकॉर्ड से होंगे, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से होंगे, लिंकिंग डिवाइसेस से होंगे, और तीसरा जो टॉपिक है आपके सिलेबस में वो है इन्फेरेंसेस यानी फैलेसीज से होंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा। मैं अक्सर कहता हूं कि पहले आपको अनसीन पैसेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। पहले आप सीधा क्वेश्चन पे आ जाइएगा और क्वेश्चन को देखिएगा। यदि क्वेश्चन इस चीज की डिमांड करता है कि आपको अनसीन पैसेज पढ़ना है तो आप अनसीन पैसेज पढ़ें, अन्यथा आवश्यकता नहीं होती। अक्सर कंजंक्शन यूज्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस इज, अब आपको देखना पड़ेगा कि पहले सेंटेंस में कौन सा कंजंक्शन यूज हुआ है, आपको ये बताना है। इसमें अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा कंजंक्शन यूज हुआ है, कितने कंजंक्शंस यूज हुए हैं और कंजंक्शन किस प्रकार का फंक्शन कर रहा है। ये 3 बिंदु आपको आते हैं। तो आप पे लिंकिंग डिवाइसेस में जब पढ़ रहे हो तो इन 3 चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे। पहला सेंटेंस देखिएगा क्या है। I had team support but I felt lonely even in a crowd। ये पहला सेंटेंस है। आपके पास जो ऑप्शंस है वो पहला इवन है, तो आपको देखना है कि इवन कंजंक्शन है या नहीं है। दूसरा है बट कंजंक्शन है या नहीं है, लॉनली कंजंक्शन है या नहीं है, और फिर बताना है कि ए और बी दोनों कंजंक्शन है क्या, नहीं, इसमें सिर्फ बट कंजंक्शन है। तो फिर आपके दिमाग में आएगा सर हमें तो लगता था इवन भी कंजंक्शन है। नहीं बेटा, इवन एडवर्ब है। इवन क्या है? एडवर्ब है, इवन कंजंक्शन नहीं है। इवन इफ यदि होता तो इवन इफ एक कंजंक्शन होता है, इवन एडवर्ब होती है, तो इसका सही आंसर जो है वो है बी। इज इट क्लियर? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। When the team was announced, my father got to know that I was injured। देखिएगा, how many conjunctions have been used in the above sentence। इस सेंटेंस में कितने कंजंक्शन यूज हुए हैं देखिएगा। पहला when निश्चित रूप से कंजंक्शन है। when the team was announced my father got to know that कंजंक्शन है। तो इसमें 2 ही कंजंक्शन है, एक when कंजंक्शन है और दूसरा that कंजंक्शन है। तो कितने कंजंक्शन हो गए? 2 कंजंक्शन हो गए और 2 जो आंसर है वो बी में है। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? यदि किसी को किसी प्रकार की असुविधा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उसको आंसर करने की। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। इफ आई सेड माई एंग्विश विद देम, मेरी पीड़ा यदि मैं उनसे साझा करता, व्हाट सोल्यूशन कुड बीन। आपको बताना है इनमें, ये कॉनकॉर्ड का क्वेश्चन है, इनमें कौन सा सही है। देखो, जब बीन है तो ये तो निश्चित हो गया कि न तो वोज आ सकता है और न वर आ सकता है, क्योंकि बीन जो है ये या तो हैज के साथ आना चाहिए या फिर हैव के साथ आना चाहिए। हैव के साथ आना चाहिए। अब आपको बताना है कि इसमें हैज आएगा, हैव आएगा। देखिएगा, कैन के बाद यदि मॉडल के बाद वर्ब यूज की जाती है तो बेस फॉर्म यूज होती है। ध्यान दीजिएगा, यहां बेस फॉर्म यूज होती है, और जब भी हैज हैव में बेस फॉर्म यूज की जाए
तो हमेशा हैव यूज होता है, कभी भी हैज यूज नहीं होता है। जिस तरीके से आपको करना हो तो आई डू नॉट, आई डू नॉट, अब यहां आप हैज नहीं लिखेंगे, निश्चित रूप से क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। अगर ये होता सी डज नॉट, सी डज नॉट, तब भी हैव ही आता, तब भी क्या था, हैव ही आता। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये आ जाएगा आपको। अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन। यदि आप लोगों ने अभी तक के वीडियो को शेयर नहीं किया है तो एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। और उसका एक ही माध्यम है कि जब आप शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों को ये बात पहुंचेगी और मुझे भी इससे कॉन्फिडेंस मिलता है। जिस प्रकार से आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, निश्चित रूप से मुझे भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आई डिड नॉट गो टू होम बिकॉज, बिकॉज को अंडरलाइन किया हुआ है। आई न्यू, मैं जानता हूं, आई वॉज सॉरी इट वॉज टफ फॉर मी एंड इट वुड हैव बीन टफर फॉर माई पेरेंट्स टू सी मी इन पेन। मैं घर नहीं गया क्योंकि मुझे पता था ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा और मेरे पेरेंट्स के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होगा मुझे पीड़ा में देखना। तो बिकॉज को अंडरलाइन किया हुआ है। आपको जो बताना वो ये बताना है, देखिए क्या कहना चाह रहा है, सेंटेंस देखते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग लिंकिंग डिवाइस इम्पार्ट्स, इनमें से कौन सी लिंकिंग डिवाइस इम्पार्ट्स द सेम फंक्शन, वही फंक्शन बता रहा है एज अंडरलाइन लिंकिंग डिवाइस इन द अबाउट सेंटेंस। अच्छा अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऊपर जो बिकॉज लिखा हुआ है, आपको उसी बिकॉज यानी बिकॉज जो फंक्शन कर रहा है उसी प्रकार के फंक्शन वाले लिंकिंग डिवाइस को ढूंढना है। यानी बिकॉज क्या बता रहा है, बिकॉज यानी कारण बता रहा है कि नहीं बता रहा, बिकॉज कारण बता रहा है, तो आपको यही ढूंढना है। क्या ढूंढना है, बट ऐसा है क्या, नहीं बट ऐसा नहीं है। स्टिल ऐसा है क्या, स्टिल ऐसा नहीं है। तो कौन है ऐसा, एज है। ठीक है, एज का मतलब भी देखो सिंस भी हो सकता था, SINC सिंस हो सकता था, एज हो सकता है। ये दो कंजंक्शन बिल्कुल इसी तरीके हैं बिकॉज के जैसे। तो इसका सही आंसर जो है वो कौन सा हो गया, सी इसका सही आंसर हो गया। आगे देखिएगा। द एंड ऑफ लाइफ इज डेथ, हैप्पीनेस इज द एंड ऑफ लाइफ, सो डेथ इज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। ठीक है, तो देखा एंड ऑफ लाइफ इज डेथ, जिंदगी का अंत है वो मौत है। हैप्पीनेस इज द एंड ऑफ लाइफ, यहां जो एंड है वो अंत है, यहां जो एंड है वो मकसद है, एम है, गोल है, GOL गोल। ठीक है, तो एक शब्द को दो अलग अलग अर्थों में यूज किया हुआ है। ये शब्द एंड, ये भी एंड। इस प्रकार की जो फैलेसी होती है उस फैलेसी को कहते हैं फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन या फिर फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी। दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा, फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन और फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी। जो भी आपको ऑप्शन में हो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहां इसका आंसर है ये। बाकी जो फैलेसीज हैं इसको हम पहले वीडियोस में बता चुके हैं, हैस्टी जनरलाइजेशन को भी बता चुके हैं, फॉल्स एनालॉजी को भी बता चुके हैं और कंपोजिशन को भी बता चुके हैं। जो आज पहली बार चैनल पे है, पहली बार वीडियो देख रहा है, तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ रीड इंग्लिश नाम से जो फोल्डर है उस फोल्डर में रीड इंग्लिश के लिए बहुत सारे वीडियोज हैं। CLT का है, रेमेडियल टीचिंग का है, पहले वाले टेस्ट का भी है, तो वहाँ से देख लीजिएगा। इन चीज़ों को हमने वहाँ क्लियर किया हुआ है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अनसीन पोएम। सेकेंड यूनिट जो आपकी है वो अनसीन पोएम की है। अनसीन पोएम में भी आप यही कीजिएगा, पहले क्वेश्चन पे आ जाएगा सीधा। द अबव एक्सट्रैक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो है ये किसका एग्जाम्पल है, स्लेंट राइम, परफेक्ट राइम, आई राइम और ऑल ऑफ दीज। इनमें से किस प्रकार की राइम है ये। देखो राइम पे इस प्रकार ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए एक या दो दिन में ही अकेला वीडियो राइम पे, कंप्लीट जो वीडियो होगा वो राइम एंड इट्स टाइप नाम से एक वीडियो हम डाल देंगे। कल जो हम आप लोगों से लाइव बात की थी तो दो चीज़ें सामने आई थी। पहली बात ये आई थी, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हमें फैलेसीज पे प्रॉब्लम है,
तो अगले टेस्ट से पहले यानी 27 से पहले आप लोगों को एक वीडियो फेलेसिस पे मिल जाएगा। दूसरी आपने जो कहा था वो ये कहा था कि सर राइम्स में दिक्कत है हमें, तो एक वीडियो आपको राइम का मिल जाएगा। और भी यदि किसी टॉपिक पे आपको विशेष समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो मुझे जरूर आप लोग मैसेज कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। स्लैंट राइम क्या होती है, परफेक्ट राइम क्या होती है, आई राइम क्या होती है, इसका सही आंसर जो है वो क्या है, परफेक्ट राइम है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि परफेक्ट राइम होती क्या है। परफेक्ट राइम में क्या होता है कि सिलेबल सेम होते हैं, यानी सेम एसोनेंस होते हैं, ASSONANC। अब आप एसोनेंस जानते ही हैं कि वॉवल साउंड होती है, सेम एसोनेंस होगा। और उसके बाद वाले पहले कुछ भी हो सकता है, जिस तरीके से NIGHT, इसमें N और यहां क्या है TIGST, या फिर LIGST लाइट हो सकता था, मानो ये है। अब ये L है, ये H है, ये N है, ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये सेम होगा। आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल सेम वावल होगा, ये वावल भी सेम होगा, ये सेम होगा। उसके बाद वाले जो ये वर्ड्स हैं ये भी सेम होंगे। जिस तरह से IGST है, IGST है, IGST है, इस प्रकार की जो राइम होती है उस राइम को परफेक्ट राइम कहते हैं। समझ में आ गई बात ये? तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये परफेक्ट राइम का एग्जाम्पल है। देखिएगा लिप्स, LIPS, लिप्स में देखिएगा। इसमें ड्रिप्स में देखिएगा DRIPS, ड्रिप्स। पहले कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन वाउल ये है, और उसके बाद में PS एक ही वाउल है, एक ही सिलेबल मैच कर रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है, परफेक्ट राइम का है। स्लैंट राइम और आई राइम ये हम पहले आपको बता चुके हैं, और अगले वीडियो में इनको डिटेल से समझा देंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द थर्ड लाइन ऑफ द अबाउ स्टेट। इनमें से जो है उसकी थर्ड लाइन में, कौन सी लाइन की बात कर रहा है अभी, थर्ड लाइन की बात कर रहा है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। तो सबसे पहले तो थर्ड लाइन में चलते हैं, एंड दिस इज द थर्ड लाइन, और दिस इज लाइक। और अब आप समझ गए होंगे, जहां कहीं भी लाइक और एज कंपैरिजन के लिए यूज हो, when these two words like, as, so, these words are used to compare, it is simile। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, सिमिली। एक चीज का विशेष ध्यान रखना, एज हर बार कंपैरिजन के लिए यूज नहीं होता है। जब एज का प्रयोग कंपैरिजन के लिए नहीं किया गया हो, तब एज का मतलब बिकॉज के लिए भी यूज होता है। एज तो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिंकिंग डिवाइस में पढ़ा था, एज बिकॉज के लिए यूज होता है। जब एज बिकॉज के लिए यूज हो, तब वो सिमिली का एग्जाम्पल नहीं होता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। आज जिस तरह से ही डिड नॉट कम टू स्कूल टूडे, ही डिड नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल, ही डिड नॉट, वह स्कूल नहीं आया, कम टू स्कूल ऐसे लिख देते हैं। एज ही इज नॉट वेल, कि वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो ठीक नहीं है, एज ही इज नॉट वेल। तो एज यहां कंपैरिजन नहीं है, इसलिए ये सिमिली का एग्जांपल नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात का। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ, फर्स्ट लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ ये देखना है। ये फर्स्ट लाइन है, लव इज ए वॉक इन द रेन एट नाइट। तो लव को क्या बताया हुआ है, वॉक बताया हुआ है। इट मीन्स इट इज ए कंपेरिजन। ये क्या है, एक कंपेरिजन है, और कंपेरिजन में या तो सिमिली होती है और या फिर क्या होता है, मेटाफर होता है। गॉट इट बेटा, या तो सिमिली या मेटाफर। सिमिली होता तो इसमें एज का यूज होता, लाइक का यूज होता, बट दीज टू वर्ड्स हैज नॉट बीन यूज्ड हियर। और तो फिर ये क्या है, मेटाफर है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। हो गया, फर्स्ट का हो गया। हमने कौन सा क्वेश्चन देख लिया था अभी, थर्ड लाइन में देख लिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन भी देख लिया। नाइन्थ वाले क्वेश्चन में, विच टाइप ऑफ द हार्ट हैज बीन टॉक्ड अबाउट इन द एक्सट्रैक्ट, इसमें किस प्रकार के हार्ट का जिक्र किया हुआ है। तो कहीं न कहीं कुछ मिलेगा इसमें, देखिएगा ये सेंटेंस है टेंडर हार्ट, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा टेंडर हार्ट, सी।
10th में जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच हैज नॉट बीन यूज्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज नहीं हुआ है? तो देखो दो चीज तो हमारे समझ में आ गई, सिमिली यूज हुआ है तीसरी लाइन में, मेटाफर यूज हुआ है पहली लाइन में, अलिट्रेशन तो कहीं न कहीं यूज हुआ ही हुआ होगा, देखते हैं हुआ है क्या। पर्सोनिफिकेशन तो इसमें नहीं है, कहीं भी पर्सोनिफिकेशन नहीं है, अलिट्रेशन देखते हैं इसमें कहां है, कहीं न कहीं जरूर होगा, ये देखिएगा कहीं, देखते हैं अलिट्रेशन कहीं यूज हुआ है, आप लोगों को नजर आ रहा है तो बताइएगा भाई। लव इज ए वॉक, कौन सी लेटर कोई रिपीट हो रहा है क्या? देखो ये हो रहा है हैंड्स होल्डिंग, हो रहा है ए एच एच, ये हो रहा है, तो इसका मतलब एलिट्रेशन है, और इसमें कहीं भी पर्सोनिफिकेशन नहीं है, और पर्सोनिफिकेशन नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका डी आंसर हो जाएगा। आगे चलिएगा, which one is not a principle of CLT, most important chapter, most important topic, आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु में से एक। CLT, कौन सा CLT का प्रिंसिपल नहीं है? स्टूडेंट्स, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोनाउंसिएशन, इसका जो ट्रांसक्रिप्शन है स्टूडेंट का देख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। स्टूडेंट्स शुड लर्न टू आंसर ऑटोमेटिकली विदाउट स्टॉपिंग टू थिंक, बच्चों को सीखना चाहिए ऑटोमेटिकली स्वतः आंसर करना विदाउट स्टॉपिंग टू थिंक, मतलब सोचने के लिए भी नहीं रुके, ऐसा सीएलटी में नहीं होता है, बच्चों को सोचना चाहिए आंसर देना चाहिए, तो ऐसा कुछ इसमें नहीं है। आगे देखते हैं, ऑथेंटिक लैंग्वेज शुड बी यूज्ड, हाँ ऑथेंटिक लैंग्वेज शुड बी यूज्ड, ऑथेंटिक लैंग्वेज को यूज किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है, ऐसा है सीएलटी में। द टारगेट लैंग्वेज इज अ व्हीकल फॉर क्लासरूम कम्युनिकेशन, नॉट जस्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टडी, ये कह रहा है कि जो टारगेट लैंग्वेज है वो सिर्फ स्टडी का एक ऑब्जेक्ट नहीं है, पढ़ने का एक साधन नहीं है, बल्कि क्या है, व्हीकल ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम में कम्युनिकेट करने का भी एक माध्यम है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। द टीचर इज द फैसिलिटेटर इन सेटिंग अप कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज, टीचर का जो रोल होता है सीएलटी में वो एक फैसिलिटेटर का होता है, सहयोग प्रदाता का होता है, सहायक का होता है। जिस प्रकार से बच्चा पढ़ रहा होता है तो टीचर उसको क्या करता है, हेल्प करता है। आप लोगों ने अधिगम का एक निर्मितवाद सिद्धांत पढ़ा होगा, निर्मितवाद सिद्धांत अधिगम का जो पढ़ा होगा उसमें भी टीचर का रोल क्या होता है, फैसिलिटेटर का होता है, तो ये इसका सही आंसर आपने देख लिया, ए है। क्वेश्चन 12 नेक्स्ट, इसका देखते हैं क्या है, इज नॉलेज दैट इनेबल्स अ पर्सन टू कम्युनिकेट फंक्शनली एंड इंटरेक्टिवली, ऐसा कौन सा नॉलेज है जो एक आदमी को योग्य बनाता है कम्युनिकेट करने में फंक्शनली एंड इंटरेक्टिवली? तो निश्चित रूप से लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में तो आदमी ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, और इसका सही आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होता है। कई बार कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस यहाँ दे देते हैं और नीचे पूछ लेते हैं ये, तो भी एक ही बात है। कोहेसन, ये तारतम्य होता है, तो ये तो होना ही होना चाहिए, लेकिन इसका सही आंसर है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच भी नहीं है। आगे देखते हैं, जब भी हम आप लोगों के लिए पेपर बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि सीएलटी से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डाले जाएं, मेथड्स के अच्छे क्वेश्चन डाले जाएं। विच वन इज डिसएडवांटेज ऑफ सीएलटी, सीएलटी का डिसएडवांटेज क्या है, यानी इसकी लिमिटेड सीमाएं क्या है इसकी? ग्रामर इज मोर फोकस्ड ऑन देन लिसनिंग, नहीं ये तो नहीं है, क्योंकि सीएलटी में ग्रामर को ज़्यादा फोकस किया ही नहीं जाता है। देयर आर टू मैनी ग्रामर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंटेड, ऐसा भी नहीं है। इट इज़ डिफिकल्ट इफ द लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी ऑफ स्टूडेंट इज लो, ये है बात, ये इसका सही आंसर है। इट इज़ डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होता है, इफ द लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी ऑफ स्टूडेंट्स इज लो, यदि बच्चों की प्रोफिशिएंसी लेवल जो है, दक्षता का स्तर यदि बहुत कम है, बहुत नीचे है, तो फिर सीएलटी के लिए क्या आ जाती है, दिक्कत आ जाती है। ऐसी स्थिति में आप टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना, उसी में बोलना, उसी में समझना, वो थोड़ी दिक्कत आती है। ओनली सुटेबल फॉर बिगनर्स, ये भी नहीं है, तो इसका सही आंसर कौन सा है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा,
द बेनिफिट ऑफ होम लैंग्वेज इन अ सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम इज दैट होम लैंग्वेज, आपके सिलेबस में मल्टीलिंगुअलिज्म एंड होम लैंग्वेज भी है, तो उसका क्या बेनिफिट होता है, क्लास में होम लैंग्वेज यूज करने का क्या बेनिफिट होता है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में। स्टूडेंट गेन कॉन्फिडेंस इन द मदर टंग, मदर टंग में कॉन्फिडेंस आने से इसको कैसे फायदा होगा, ये तार्किक नहीं है। स्टूडेंट्स स्टॉप यूजिंग देयर मदर टंग अल्टुगेदर, बच्चे पूरी तरह से अपनी मातृभूमि मातृभाषा को बोलना बंद कर देते हैं, ये भी नहीं। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड बेसिक कंसेप्ट्स एंड अजम्पशंस मोर इजीली, बच्चे बेसिक कंसेप्ट्स को और एजम्पशंस को अच्छे से समझ जाते हैं, किसमें, होम लैंग्वेज में। दिस इज द बेनिफिट ऑफ होम लैंग्वेज, तो ये इसका आंसर जो है वो बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। देर इज लेस डिस्ट्रक्शन, ये नहीं है। तो ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन मीनिंग इज कॉल्ड, एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। मेरा ये मानना है कि वहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आप प्रिंसिपल्स को पढ़ें लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन को और ज़्यादा अच्छे से पढ़ें, उसको बहुत फोकस करके पढ़ें। और जो मीनिंग के आधार पे जो ग्रुप बनाए जाते हैं ग्रेडेशन में, उसको सेमेंटिक ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सेमेंटिक ग्रुप कहते हैं। बाकी ग्रुप्स भी होते हैं जिनकी चर्चा हम अक्सर वीडियोस में करते ही रहते हैं, प्रिंसिपल वाले में भी किया है, तो आज यहाँ नहीं करेंगे इसको। Which of the following is a legitimate purpose of assessment in language learning? इनमें से कौन सा एक लेजिटिमेट पर्पज है, एक पर्पज है जो वास्तविक उद्देश्य है किसका, असेसमेंट का, इन लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग में असेसमेंट का वास्तविक उद्देश्य क्या है, टू रैंक द लर्नर्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। देखो कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस जो होते हैं वो 2 3 4 ऑप्शन, सभी ऑप्शन ठीक होते हैं। ऐसी स्थिति में यू आर सपोज टू चूज द बेस्ट ऑप्शन। ऐसी स्थिति में आपसे आशा रखी जाती है कि आप सबसे अच्छा ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन हमें ढूंढना है। तो ये है लेकिन ये बेस्ट नहीं है। टू रैंक द लर्नर्स, लर्नर्स को रैंक देना, ये मुख्य उद्देश्य में से नहीं है। टू फाइंड आउट व्हाट एक्सटेंट करिकुलम ऑब्जेक्टिव हैव बीन अचीव्ड, ये पता करना कि किस सीमा तक पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा चुका है। टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल एंड स्पेसिफिक नीड ऑफ द लर्नर्स, आइडेंटिफाई पहचानना, इंडिविजुअल और स्पेसिफिक, व्यक्तिगत और विशिष्ट आवश्यकता बच्चों की पहचान, ये भी है। टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये भी है। तो इन सब में जो मुख्य है वो कौन सा है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव करना, क्योंकि ये सब करके भी आप क्या करेंगे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उसको इंप्रूव करेंगे। तो इसका सही आंसर जो है वो डी है। नेक्स्ट देखते हैं, अ टीचर डिजाइन ए टेस्ट, एक टीचर एक टेस्ट को डिजाइन करता है टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ पुअर ग्रेड्स, हल्की ग्रेड्स की, ऑफ अ लर्नर्स थ्रू, किसके जरिए पता करता है वो, बच्चे की कमियां, पुअर ग्रेड्स किसके, तो वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होता है, अचीवमेंट टेस्ट नहीं होता है, वो कौन सा होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। तो इसका सही आंसर जो है वो कौन सा है, सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 फॉर्मेटिव असेसमेंट इज असेसमेंट, ये सी टेट में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, एक ऑफ लर्निंग, ये ऑफ लर्निंग समेटिव के लिए, और फॉर लर्निंग ये फॉर्मेटिव के लिए होता है। फॉर से फॉर्मेटिव याद कर लेना इसको, फॉर लर्निंग, इसका सही आंसर है फॉर लर्निंग। 19 देखिए, व्हाट इज रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। रेमेडियल टीचिंग क्या है, उपचारात्मक शिक्षण क्या है, ए प्रोग्राम फॉर स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट्स, नहीं, स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट के लिए नहीं होता है ये। स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है, जो विशेष योग्यताधारी बच्चे होते हैं अलग से ही, जिस तरह से उनकी अलग ही ट्रेनिंग होती है, अलग ही उनकी स्कूल्स होती हैं। ए प्रोग्राम प्रोवाइडेड फॉर ESL, एजुकेशन एज सेकेंड लैंग्वेज स्टूडेंट्स, नहीं, प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स हु नीड सपोर्ट इन कोर एकेडमिक एरियाज, कोर एकेडमिक एरियाज, ये होता है इसका सही आंसर। ए प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स हु नीड सपोर्ट इन कोर एकेडमिक एरियाज, ठीक है, ये उन बच्चों के लिए एक प्रोग्राम होता है जिनको आवश्यकता होती है
कोर एकेडमिक एरियाज में हेल्प के लिए। तो इसका ये सही आंसर होता है, प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स स्पेशल नीड ये नहीं है, ये इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा, हाउ इज पुल आउट रेमेडियल एजुकेशन प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स। दो प्रकार की होती हैं, एक पुल आउट, एक पुल इन। ठीक है, पुल आउट का मतलब क्या होता है कि जो बच्चे को सेलेक्ट कर लिया जाता है, जिनको रेमेडियल टीचिंग देनी होती है, उन बच्चों को क्लास से बाहर एक ग्रुप बना के पढ़ाया जाता है, उसको पुल आउट कहते हैं। देखते हैं इसमें सही आंसर कौन सा है। स्टूडेंट्स लीव द क्लास फॉर रेमेडिएशन, द टीचर लीव्स द क्लास, टीचर क्यों नहीं। रेमेडिएशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल ग्रुप्स आउट ऑफ द क्लासरूम, ये इसका सही आंसर है। छोटे छोटे ग्रुप बना दिए जाते हैं, उनको क्लास के बाहर पढ़ाया जाता है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, पुल आउट। क्लास के बाद भी पढ़ाया जाए तो भी पुल आउट होता है। मल्टीलिंगुअलिज्म अकर्स बिकॉज ऑफ, मल्टीलिंगुअलिज्म क्यों होती है, मतलब क्या वजह होती है जिससे मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब होता है एक क्लास में अलग अलग भाषा बोलने वाले स्टूडेंट्स, अलग अलग कल्चर से आने वाले बच्चे। तो क्यों होता है भाई, मल्टी कल्चर लर्नर्स इन क्लास, ये इसका सही आंसर है। तो आगे के ऑप्शंस भी देखते हैं अपन एक बार। लर्नर्स ट्राइंग टू लर्न मल्टी लैंग्वेज, नहीं, बच्चे अलग अलग भाषा सीखना चाहिए ये वजह नहीं होती है, उस क्लास में अलग अलग भाषा के बच्चे होते हैं। टीचर्स फ्रॉम मल्टी, नहीं, ऑल ऑफ दिस, तो ये इसका सही आंसर हो गया। उसके बाद देखिएगा, सिलेक्शन ऑफ द लैंग्वेज आइटम शुड इन्वॉल्व, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन पे वैसे भी आंसर क्वेश्चन आना है। ये 6 एरियाज हैं जो इन्वॉल्व होते हैं किसमें, सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम से। फ्रीक्वेंसी, रेंज, कवरेज, अवेलेबिलिटी, लर्नेबिलिटी एंड टीचेबिलिटी है, TEAC, टीचेबिलिटी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। ये मैंने जानबूझ के इसलिए दिया है कि आप ये 6 के 6 याद कर लो, इसका ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाए। तो इसका सही आंसर है डी। उसके बाद चलते हैं, ये है इडियम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन। इम्पोजिशन ऑफ ए कंप्लीट लॉकडाउन इज इन ऑफिंग, ऐसा लगता है कि कंप्लीट लॉकडाउन होने ही वाला है, अबाउट टू स्टार्ट। इन द ऑफिंग का मतलब होता है अबाउट टू स्टार्ट। द ऑडियंस सेटल बिफोर द डोर्स आर क्लोज्ड, डोर्स बंद होने से पहले ऑडियंस को सेटल हो जाना है, ठीक तरीके से बैठ जाना है। जब लीगल प्रोविजन होता है या कोई आधिकारिक सूचना दी जाती है, ठीक है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शैल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, यू स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स टर्न रेड, जब ट्रैफिक लाइट रेड हो जाए तो आपको रुकना है, इसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। लीगल जो ड्यूटी होती है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। ऑब्लिगेशन, OBLIGATN, बाध्यता के लिए, ऐसा कोई काम जो आपको करना हो और उसके नहीं करने की वजह से आपको पनिशमेंट मिलता हो, उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होता है, मस्ट का प्रयोग करना होता है। जिस तरीके से आपको आपके टैक्सेस टाइम पे देने हैं तो यू मस्ट पे योर टैक्सेस टाइमली, यदि आपने टैक्सेस टाइमली नहीं दिए तो फिर आपको क्या हो जाएगा, पनिशमेंट में। एंड एपिलॉग इन ए ड्रामा अपीयर्स, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एपिलॉग और प्रोलॉग दो चीजें होती हैं, PROLOG। प्रोलॉग होता है प्रारंभ में और एपिलॉग होता है अंत में ड्रामा के, तो ये हो जाएगा एट द एंड ऑफ द प्ले। This type of sonnet is made up of 3 quatrains and 1 couplet। 3 क्वाट्रेन और 1 कपलेट किस में होता है, आप सब जानते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट होता है, इसका दूसरा नाम इंग्लिश सोनेट भी है। शेक्सपियरियन सोनेट का दूसरा नाम क्या है भाई, इंग्लिश सोनेट भी है। क्लियर। मैच द फॉलोइंग, अब है आपके फोनेटिक्स का क्वेश्चंस। मैच द फॉलोइंग, आपने जानबूझ के इस प्रकार का क्वेश्चन दिया कि एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन शामिल हो जाए। मोनोफ्थोंग्स कितने होते हैं, 12, बिल्कुल सही है। डिफ्थोंग्स कितने होते हैं, 8, बिल्कुल सही है। शॉर्ट वाउल्स कितने होते हैं, 7, ये भी ठीक है। और लॉन्ग वाउल्स कितने होते हैं, 5। यानी एक क्वेश्चन आपको इस साउंड में से इस प्रकार से कोई क्वेश्चन मिलेगा। मोनोफ्थोंग्स कितने होते हैं, डिप्थोंग्स कितने होते हैं, ग्लाइड्स किसे कहते हैं, प्योर वॉल्स किसे कहते हैं, सेंटरिंग क्या होते हैं, क्लोजिंग क्या होते हैं, शॉर्ट क्या होते हैं, लॉन्ग क्या होते हैं,
प्लॉसिव क्या होते हैं। तो इस प्रकार से आप एक बार जरूर ठीक से देख जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 4 ABCD। तो इसका सही आंसर डी हो गया, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, द अंडरलाइंड साउंड्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। ये हमने जानबूझ के इस प्रकार के 3 4 एक साथ दे दिए। हो सकता है कि आपको एग्जाम में एक वर्ड पूछे, मानो बायोलॉजी पूछ लिया, सोशियोलॉजी पूछ लिया, साइकोलॉजी पूछ लिया, कोई एक पूछेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जिसके लास्ट में LOGY आए तो वो लॉजी नहीं होता है, उसका सही ट्रांसक्रिप्शन होता है ले, ये ए ओ जी, लेजी होता है, ये होता है इसका ले ए जी, लेजी। ठीक है, तो यदि आपसे ये पूछे कि गे को अंडरलाइन कर दे, मानो ये कौन सी साउंड है गे, ठीक है, जी को कर दे तो ये जे है, तो इसमें ये डी जेड आएगा। ठीक है, ओ को कर दे तो क्या करना आपको, ओ नहीं है, क्या है, ए है। इसीलिए जानबूझ के पूछा जाता है कि ओ नहीं है, क्या है, ए है। ठीक है, एक बार इनके ट्रांसक्रिप्शन भी लिख के दिखा देता हूं आप लोगों को। बायोलॉजी का बाई ओ ले जी, बायोलॉजी। ठीक है, ये इसका ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक है, अब चाहें तो सोशियोलॉजी का भी लिख के दिखा देते हैं। सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी। ठीक है, ये इसका लेजी का तो सबका सेम ही है। उसके बाद में साइकोलॉजी का भी देख सकते हैं, साइको। ठीक है, ओ की मात्रा है और लेजी तो है ही, साइकोलॉजी। ठीक है भाई, चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को, वेरी गुड। टेस्ट सब दें, टेस्ट का बड़ा फायदा होता है, और शेयर जरूर करें सब लोग, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट कंटेन जय, इनमें से कौन सा जय नहीं है। जज में जय आता ही है, हर बार पूछते हैं जज, कई बार पूछ लिया जज, जज का ये ट्रांसक्रिप्शन होता है। एज, एज का ये ट्रांसक्रिप्शन होता है एज, तो एज में भी है। ये पिछले टेस्ट में भी हमने ऐसा कुछ दिया था, तो इसका ट्रांसक्रिप्शन आप जानते हैं सोल्जर होता है, सोल्जर, सोल्जर। तो इसमें भी जय है, तो किस में नहीं है, म्यूजिक में नहीं है। तो म्यूजिक का ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ये होता है म्यूजिक, ये इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है म्यूजिक का, तो इसमें ये जेड होता है। तो इस तरीके से हमने आज का अपना टेस्ट कर लिया है। नेक्स्ट टेस्ट आप सब लोग दें। थैंक यू वेरी मच।